नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीपीओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें 65 अंक पंचायती राज से पूछे जाएँगे। तो इन्हीं 65 अंकों को हम लोग कवर करेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। पहले प्रश्न में दिया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका लक्ष्य क्या है? ऑप्शन पढ़ो जरा। उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का उचित उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में संवर्धन करना। क्या ये इसका लक्ष्य है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि इसका जो अनुमोदन हुआ था या हम कहें इसकी मंजूरी मिली थी, वो मिली थी 1 जुलाई 2015 को, ठीक है? और इसका लक्ष्य है उचित प्रौद्योगिकियों के साथ जो जल का उचित उपयोग करना, साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई के लिए निवेश संवर्धन करना। तो ये पहला वाला इसका सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रहा है? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास अनुकूल करना। ये औद्योगिक विकास से संबंधित है। सिंचाई कृषि सिंचाई योजना है तो फिर सिंचाई से संबंधित होगी। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना, ये भी इसका लक्ष्य नहीं है, ठीक है? तो इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? मैंने आपको ये योजना पूरी डिटेल में बताई है, आप हमारी योजनाओं की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। पहला कह रहा है कि वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना। दूसरे में दिया है कृषि जिन्सों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का विकास करना। तीसरे में कह रहा है कि नवोन्मेष को बढ़ावा देना तथा कारोबार की शुरुआत करना। और चौथा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना। भाई ये तो आवास से संबंधित योजना है ना। तो आवास टारगेट कितना किया गया है? वर्ष 2023 तक, ओ सॉरी 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना। लेकिन अब आजकल इसका लक्ष्य बढ़ा के 2024 कर दिया गया है। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। अब जरा इस योजना को डिटेल में देखो थोड़ा। मैंने हालाँकि बताया है, लेकिन एक बार इसका रिवीज़न करो चूँकि ये योजनाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दरअसल ये योजना कब अस्तित्व में आई थी? ये योजना अस्तित्व में आई थी इंदिरा आवास योजना जो चल रही थी, उसी का ये एक शुद्ध रूप है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि एक योजना चल रही थी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। हालाँकि ये योजना समय-समय पर अपने नए-नए रूपों में अस्तित्व में आई है। लेकिन इंदिरा आवास योजना को सबसे पहले स्वतंत्र रूप से एक योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था 1996 में, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ मत होना कि इंदिरा आवास योजना इससे पहले शुरू हुई थी। मैं कह रहा हूँ, इंदिरा आवास योजना ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कब आई थी? या हम कहें स्वतंत्र रूप से ये शुरू कब की गई थी? रूप से ये शुरू की गई। तो स्वतंत्र रूप से शुरू की गई थी 1996 में, ठीक? और फिर इसी योजना को 1 अप्रैल 2016 से एक नया रूप दे दिया गया जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हालाँकि ये पूरा इतिहास मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? एक बार फिर रिवीज़न करो ज़रा। इंदिरा आवास योजना को स्वतंत्र रूप से कब शुरू किया गया? 1996 में। फिर एक तारीख आई 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी, यानी जब ये एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय इंदिरा आवास योजना को अ इसकी जाँच की गई थी कैग के द्वारा, तो कई सारी खामियाँ इसमें देखी गई थी। तो फिर इस योजना को परिवर्तित कर दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। तो 1 अप्रैल 2016 से इसे परिवर्तित किया गया, ठीक है? या हम कहें इसे नए रूप में गठित किया गया था। तो 1 अप्रैल 2016 से इस योजना को नया रूप दिया गया था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक? और फिर इसका लक्ष्य स्थापित किया गया था कि 2022 तक सभी के लिए सभी के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएँगे। बात समझ पा रहे हो? तो 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएँगे, ये इसका लक्ष्य था और लक्ष्य साधा गया था कि 2022 तक लगभग 2.95 करोड़ मकान का निर्माण किया जाएगा, जो कि गरीबों में बाँटे जाएँगे। और इसी लक्ष्य को साधते हुए तारीख थी 20 नवंबर 2016, ये तारीख याद रखो। 20 नवंबर 2016 से इस योजना को लागू कर दिया गया। बात समझ पा रहे हो? तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है, उसकी ये कुछ इसका इतिहास है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये किसका परिवर्तित रूप है? तो इंदिरा आवास योजना का।
1996 में इसको शुरू किया गया था एक स्वतंत्र योजना के रूप में। हालाँकि उससे पहले कई सारी योजनाओं की एक अनुषंगी योजना के रूप में इसे चालू किया जा रहा था। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से इसमें कई सारी खामियाँ निकली, तो इसको परिवर्तित कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो लक्ष्य था, वो था 2022 तक लगभग 3 करोड़ मकानों का निर्माण करना। और इसी लक्ष्य को साधते हुए 20 नवंबर 2016 से इस योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब ज़रा देखो, इस योजना में बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मुख्य विशेषताएँ, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप गौर करिएगा। सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि जो इंदिरा आवास योजना के समय घर दिया जाता था, जिस लंबाई-चौड़ाई में घर दिया जाता था, अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। पहले जो मकान का आकार था, वो था 20 मीटर स्क्वायर, 20 वर्ग मीटर। लेकिन अब जो मकान का आकार है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, वो है 25 मीटर स्क्वायर। इस आकार में मकान दिए जाएँगे, ठीक? अच्छा, जो राशि दी जाएगी मकान निर्माण के लिए, मैदानी भागों में मैदानी भागों में कितनी राशि दी जाएगी? तो 1.2 लाख रुपए। वहीं अगर हम बात करें जो मकान निर्माण के लिए जो लागत होगी, वो पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों में कितनी राशि दी जाएगी? वो दी जाएगी 1.3 लाख रुपए। ये बात समझ पा रहे हो? तो मैदानी भागों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1.2 लाख रुपए। जबकि दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मकान की राशि कितनी होती है? 1.3 लाख रुपए, ठीक? अब यहाँ से एक बात समझो कि मकान तब तक पूरा बना हुआ नहीं माना जाएगा जब तक उसमें शौचालय का निर्माण ना हो। सरकार की योजना है, तो इसमें शौचालय के लिए भी कुछ धनराशि दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी जा रही है? 12,000 रुपए। ये राशि भी आप याद, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है और साथ ही साथ ये जो शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा के तहत दिए जाते हैं, ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूँ कि मनरेगा के तहत श्रम दिवस कितने दिए जाते हैं? मनरेगा के तहत 90 से 95 श्रम दिवस अकुशल मज़दूरी का प्रावधान है। मज़दूरी का प्रावधान है, ठीक है? और अकुशल मज़दूरी का यानी कि 90 से 95 श्रम दिवसों का प्रावधान है और ये जो श्रम दिवसों का प्रावधान है, इसकी लगभग राशि कितनी आएगी निकल के? इसकी लगभग राशि देखो 3 महीने का समय लगभग बन रहा है। तो 3 महीने का समय बन रहा है, इसका मतलब है कि ये राशि लगभग निकल के आएगी 18,000 रुपए, ठीक है? तो यहाँ से आपको जो बातें याद रखनी हैं, इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आओ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसकी शुरुआत या हम कहें इसे किस पूर्ववर्ती योजना के नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे इंदिरा आवास योजना। 1996 में इसको स्वतंत्र रूप से शुरू किया गया था और 20 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को शुरू किया गया। ठीक है? लक्ष्य था 2022 तक मकान बना देना, लगभग 3 करोड़ मकान, 2.95 करोड़ मकान बना देना। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो मकान पहले 20 वर्ग मीटर का जो एरिया था उसमें बनता था, लेकिन आजकल जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है, उसमें 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल लिया जाता है। मैदानी भागों में अगर मकान बनाना है तो 1.2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएँगे, जबकि पर्वतीय दुर्गम इलाकों के लिए 1.3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ शौचालय निर्माण के लिए लगभग 12,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का नारा है स्वस्थ धरा खेत हरा? ये काफ़ी सरल प्रश्न है। और आई होप आप सबको पता होगा। स्वस्थ धरा खेत हरा, ये कौन-सा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नहीं है, मेक इन इंडिया का भी नहीं है। पीएम फसल बीमा योजना, ये है नारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का। ठीक? मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये कब शुरू हुआ? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है? ये कब शुरू हुआ? आओ ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ ये कार्ड किस मंत्रालय की पहल है? तो आप क्या बताओगे? मृदा की बात कर रहा है तो किसान मंत्रालय आ जाएगा।
ठीक है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसकी ये एक पहल है, ठीक? कब से शुरू हुआ? बड़ा प्रश्न ये भी है, तो आप बताओगे 19 फरवरी को। 19 फरवरी 2015 से ये शुरू हुआ, ठीक है? ये तारीख याद रखो आप, पूछी जा सकती है आपसे। 19 फरवरी 2015 से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था हमारे राजस्थान से, राजस्थान मतलब रेगिस्तान वाला इलाका, राजस्थान के श्री गंगानगर से, ठीक है? श्री गंगानगर में एक जगह है सूरतगढ़, तो वहाँ से ये शुरू किया गया था, आप लिख लो, सूरतगढ़ से ये शुरू किया गया था। ठीक। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसकी थीम क्या है? जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, ये है इसकी थीम। ठीक। ये तो हो गई इसकी थीम, ये तो हो गई इसकी मोटी-मोटी बातें जो आपको कभी नहीं भूलनी है। इतनी बातें तो याद ही रखनी है। अब इसमें ज़रा अंदर पहुँचो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंदर क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये अ, इसमें कितने रुपए का लाभ दिया जाता है, या हम कहें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मृदा की पहचान कैसे होती है? उसके स्वास्थ्य को कैसे जाँचोगे कि इसमें कौन-सी फसल उगाई जा सकती है? तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अब ज़रा नेक्स्ट पेज से चलो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई? ये सब मैंने बातें आपको पीछे बता दी। अब इसमें ऐसे समझो कि इस कार्ड योजना में ऐसे युवाओं को, या हम कहें ऐसे किसानों को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 40 वर्ष है। तो वो किसान करेंगे क्या? सपोज़ करो ये किसान है, इसकी आयु 40 वर्ष है, ठीक है? तो ये किसान क्या करेगा? इन किसानों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने की अनुमति दी जाती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं कि ऐसे ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु, ध्यान दीजिएगा, जिनकी आयु कितनी है? 40 साल है, ठीक है? जिनकी आयु 40 साल है, वो क्या कर सकते हैं? वो कर ये सकते हैं कि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कर सकते हैं, की स्थापना, और मृदा यानी मिट्टी का नमूना परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से आपको ये ऐज याद रखनी है कि इसमें कितने साल के जो नवयुवक हैं, या इसमें कितने साल के जो किसान हैं, उनको अनुमति दी जाती है, तो आप बताओगे 40 साल के, ठीक है? अच्छा, अब अगर सपोज़ करो ये किसी गाँव में प्रयोगशाला स्थापित कर दिया, तो प्रयोगशाला स्थापित ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, उसमें कुछ खर्चा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपया का कम से कम खर्चा आता है। अब इन 5 लाख को ये जो 40 साल का युवक है या किसान है, इसके पास तो पैसे होंगे नहीं, तो फिर कौन वहन करेगा? इसमें 75% केंद्र सरकार देता है और 25% देता है राज्य सरकार। तो लिख लो ज़रा, प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, ठीक है? अब ये 5 लाख रुपए कौन देगा? इसमें से जो 75% राशि है, वो देता है केंद्र, और 25% की जो राशि है, वो देता है राज्य। बात समझ पा रहे हो? 75% की राशि केंद्र देगा और 25% की राशि देता है राज्य, और इसमें मृदा की स्थिति का आकलन किया जाता है। लेकिन एक बात समझो, मृदा की स्थिति का आकलन नियमित समय पर किया जाता है। राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्येक 2 साल में मृदा की स्थिति की जाँच की जाती है। तो ख़ैर यहाँ तक आपसे संभावना नहीं है कि पूछे। आप यहाँ से केवल 2 ही 3 बातें याद रखो। सबसे पहली बात, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये इसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है? इसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। अच्छा, कब ये शुरू हुआ? तो इसी मैंने बता दिया था, 19 फरवरी 2015 राजस्थान से इसको शुभारंभ इसका किया गया था। कौन-सा मंत्रालय इसको देख रहा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा कितने साल तक के इसमें लाभान्वित हो सकते हैं, या वो प्रयोगशाला खोल सकते हैं, कितने साल तक के किसान हैं? तो 40 साल तक के किसानों को इसमें लाभान्वित किया जाता है, और इसमें 5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है प्रयोगशाला को इस्टैब्लिश करने में। जिसमें 75% केंद्र देता है और 25% देता है राज्य। ठीक है? और साथ ही साथ आपकी जो भी मिट्टी होगी, उसे प्रत्येक 2 साल में उसके स्वास्थ्य की जाँच करवाई जाएगी, प्रत्येक 2 साल में नियमित रूप से, ठीक है? यानी मृदा की स्थिति का जो आकलन होता है, वो नियमित रूप से राज्य सरकारों के द्वारा होता है प्रत्येक 2 साल में। तो खैर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में समर्थ 2023 उत्तर प्रदेश में समर्थ 2023 का शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या है? समर्थ 2023 का उद्देश्य है
कि जो पंचायतें हैं उनमें वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ बीसी सखी को इसमें आत्मनिर्भर बनाना। ये इसका लक्ष्य है। मैंने आपको अगर आप हमारी यूपी स्पेशल की करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे, तो मैंने उसमें आपको बताया था समर्थ योजना के बारे में, ठीक है? तो आपको हाँ, यूपी का करंट अफेयर्स भी देखते हुए चलना है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएँ हैं, बहुत सारे अभियान हैं, जो करंट स्थिति में चलाए जा रहे हैं, वर्तमान स्थिति में चलाए जा रहे हैं और वो हो सकता है आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पूछ लिए जाएँ, ठीक है? तो सतर्क रहिए हाँ, हर तरफ से। समर्थ 2023 का शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य था पंचायतों में और गाँव में बीसी सखी को आत्मनिर्भर बनाकर बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना। इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएँगे, ठीक है? 5वां देखो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिया गया है, ये तो पेशा में दिया गया है। ग्राम सभा को कई सारे अधिकार, यहाँ पेशा की तो बात कर नहीं रहा है। सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, हाँ, ये भी ठीक है, ये हो सकता है लेकिन आगे और पढ़ो ज़रा। गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, हाँ, ये ज़्यादा सही है, ठीक है? ग्रामीण क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके पास कृषि भूमि बहुत कम है। जिनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? उनकी सुरक्षा के लिए जो अगर उनमें हस्तांतरण हो रहा है, गैर अनुसूचित कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो जिलाधिकारी की आज्ञा से ही करेगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक हैं, जो सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? बताइए भाई, कौन से सूचकांक हैं, जो सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? पहला कह रहा है मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग संबद्ध विकास सूचकांक, ये सभी ऊपर के हैं या हम कहें कि ये सभी सूचकांक हैं जो सामाजिक विकास को हाँ इंगित करते हैं। मानव विकास सूचकांक भी है, मानव निर्धनता सूचकांक भी है, लिंग संबद्ध सूचकांक भी है, ये सभी। 7वें में आओ, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पंचायत क्षेत्र में ये सपोज़ करो पंचायत क्षेत्र है, इसमें रहने वाले सभी वयस्क, जितने भी वयस्क हैं, वयस्क का मतलब ये 18 प्लस हैं, ठीक है? तो इन वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? ये कहलाती है ग्राम सभा, ठीक? ग्राम सभा, हालाँकि ग्राम सभा की अगर आप परिभाषा देखोगे ना तो ये शुद्ध परिभाषा नहीं है। ग्राम सभा की शुद्ध और परिष्कृत परिभाषा ये हो सकती है कि किसी भी ग्राम सभा के क्षेत्र में वहाँ की जो निर्वाचक नामावली होती है, निर्वाचक नामावली में जितने भी नाम होते हैं, उन लोगों का समूह सभा के मेंबर्स कहलाते हैं। तो उनको मिला के ही ग्राम सभा बनती है, इन मेंबर्स को मिला के जिनका नाम निर्वाचक नामावली में होता है, ठीक है? तो ख़ैर अभी इस ऑप्शंस के हिसाब से आपका यही सही है। नेक्स्ट देखो अच्छा इसमें मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ, ग्राम सभा में ग्राम सभा, ठीक है? ग्राम सभा में आप 3 बातें याद रखो, हालाँकि बातें तो बहुत हैं याद रखने के लिए और मैं समय-समय पर आपको बताता भी रहता हूँ। 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, 1947 के एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो गाँव सभा में एक तो सबसे पहले तो आप याद रखो एक धारा, धारा है 2 का छा, एक याद रखो अध्याय, अध्याय है 2 और एक अध्याय और याद रखो, अध्याय है 3। 2 के छा में क्या है? 2 के छा में है ग्राम सभा की परिभाषा, ठीक है? अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में है ग्राम सभाओं की स्थापना, ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन। ध्यान दीजिएगा भूलना नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में वीपीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? धाराएँ। फिर मैंने कहा अध्याय 3, अध्याय 3 में मैंने क्या आपको रिवीज़न करवाया था? अध्याय 3 में मैंने कहा था ग्राम सभाओं की स्थापना, स्थापना, ठीक है? ये ग्राम 1 मिनट मुझसे गलती हो गई, ये हटाइए इसको। ग्राम सभाओं की स्थापना को तो मैं बता चुका हूँ ना आपको। अध्याय 3 में है ग्राम सभाओं की बैठकें और कृत्य, ठीक? ये 2 अध्याय जो कि ग्राम सभा से संबंधित हैं और ये एक धारा जो कि ग्राम सभा से संबंधित है, ग्राम सभा की परिभाषा से, इसको याद रखो। हालाँकि इसके अंदर भी कई सारी धाराएँ हैं, अध्याय 2 में और अध्याय 3 में और ये मैंने आपको बताया हुआ है एक्ट 1947 में, ठीक है? तो इन धाराओं को आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8वाँ कह रहा है कि पंचायत के सदस्यों को और क्या कहा जाता है? पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? पंच, ग्राम सभा तो कहा नहीं जाता है, सरपंच भी नहीं कहा जाता है, पार्षद भी नहीं कहा जाता है, इन्हें पंच ही कहा जाता है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। इन्हें पंच कहा जाता है।
और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अलग-अलग क्षेत्र से अलग-अलग संख्या में निर्वाचित होते हैं। जैसे मैं एक मोटा-मोटा आइडिया दूँ आपको, रिवाइज़ करवा दूँ। मैं अगर कहूँ कि अगर गाँव जो पंचायत क्षेत्र है, अगर उसकी आबादी 1000 है, तो वहाँ से कितने लोग निर्वाचित होंगे? तो आप बताओगे 9, ठीक? यहाँ पर 2 गुना करते रहना, यानी यहाँ 1-1 हज़ार बढ़ाते रहना और यहाँ 2-2 बढ़ाओ। अगर मैं कहूँ 1000 से 2000 आबादी है, तो कितने लोग निर्वाचित होंगे? आप कहोगे 11। पंचायत क्षेत्र जिसकी आबादी 3000 है, 2000 से लेकर 3000 है, वहाँ पर कितने लोग निर्वाचित होंगे? 13। अगर मैं कहूँ कि 3000 आबादी से ऊपर जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ ग्राम पंचायत के कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? निर्वाचित होंगे 15। ये टेबल याद रखो, आपसे पूछी जा सकती है। भूलना नहीं, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है? और केवल आपका टारगेट होना चाहिए रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न और रिवीज़न, ठीक है? 1000 में 9, 2000 में 11 यानी 1000 से 2000 तक 11, 2 से 3 तक 13, 3000 से ऊपर अगर चले जाओगे आप यानी 3000 से ज़्यादा अगर आबादी है किसी क्षेत्र की, तो वहाँ से 15 सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9वां, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को पूछ रहा है। तो सबसे नीचे तो ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर है क्षेत्र पंचायत और उसके ऊपर है जिला पंचायत। तो यहाँ पर है पंचायत समिति, ठीक है? क्षेत्र पंचायत में ही पंचायत समिति है और यहाँ पर है ग्राम पंचायत और यहाँ पर है जिला परिषद। आपसे पूछा है पंचायत समिति के ठीक ऊपर कौन-सा स्तर है? तो यही है, जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है यहाँ तक? अब बात जिला पंचायत की आ गई है, तो ज़रा वापस आओ। एक अधिनियम उठाओ, अधिनियम 1961। इस अधिनियम पर भी हल्की-हल्की नज़र बना के रखनी है, चूँकि आपके जो एग्ज़ाम में दिया है, वो मेनली दिया है 1947 का अधिनियम, ठीक है? लेकिन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत से संबंधित ये अधिनियम है, तो यहाँ पर भी हल्की-हल्की नज़र बना के रखनी है। इसमें 2-4 धाराएँ हैं, 2-4 का मतलब वही 30-40 धाराएँ हैं जो आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है? तो जैसे 1961 में अभी पीछे कौन-सा क्वेश्चन था? हाँ, जिला परिषद की बात हो रही थी। तो जिला परिषद में कौन-सी धाराएँ हैं देखो ज़रा। कुछ धाराएँ याद रखो जैसे धारा नंबर 17, धारा 18, धारा 18 का, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 24। ये कुछ धाराएँ हैं जो आप बिल्कुल याद करिए। धारा 17 में क्या है? इसमें है जिला पंचायत की स्थापना, जिला पंचायत की स्थापना। धारा 18 में क्या है? इसमें है जिला पंचायत की रचना, जिला पंचायत की रचना, ठीक? धारा 18 के का में क्या है? जिला पंचायत में स्थानों का आरक्षण, ठीक है? 19 में क्या है? 19 में है जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 20 में क्या है? 20 में है जिला पंचायत का कार्यकाल, जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है? इसके बाद आ जाओ 21 में क्या है? जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जिला पंचायत के यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल है और जिला पंचायत का कार्यकाल है। यहाँ पर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल, ठीक है? धारा नंबर 24 उठा लो, क्या है? अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इनका त्याग पत्र यानी ये अगर त्याग पत्र दें, तो उसके बारे में प्रावधान कहाँ है? वो है अधिनियम 1961 की धारा नंबर 24 में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ धाराएँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सातों धाराओं को आप याद रखिए। 17 जिला पंचायत की स्थापना की बात करता है, जिला पंचायत की संरचना की बात करता है 18, जिला पंचायत में स्थानों के आरक्षण की बात करता है 18 का, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है 19, साथ ही साथ ये सारी बातें, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में पंचों के त्यागपत्र का प्रावधान है? पंच त्यागपत्र देते हैं, ये कहाँ पर वर्णित है? आपसे ये पूछा है। धारा नंबर है 47 एक। इस 47 में दिया है पंचों का त्यागपत्र और ये अधिनियम 1947 की बात हो रही है। तो धारा 47 आपका सही हो जाएगा। ठीक? लेकिन यहाँ से आप एक बात समझो। देखो, धारा 47 में क्या है? पंचों का त्यागपत्र, त्यागपत्र। अच्छा, ये जो त्यागपत्र है, प्रश्न ये उठता है कि ये त्यागपत्र किसे देंगे? चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, चाहे सहायक सरपंच हो, ठीक? ये अपना जो भी त्यागपत्र होगा वो स्व हस्ताक्षरित लेंगे, हस्ताक्षरित
वो ये अपना जो भी त्यागपत्र होगा, हस्ताक्षरित त्यागपत्र होगा, अपने द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसे लेकर किसे देंगे? विहित प्राधिकारी को। बात समझ पा रहे हो? तो अपने द्वारा लिखित हस्ताक्षर किसे देंगे? विहित प्राधिकारी को देंगे और इनका त्यागपत्र हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें एक धारा और देखो, पीछे दी है एक धारा 49, धारा नंबर 49 49 क्या है इस धारा में? धारा 49 कहती है न्यायालय की बेंच के बारे में, न्यायालय की बेंच, ठीक है? न्यायालय बेंच में कहता है कि न्याय पंचायत के समक्ष जो भी मुकदमे आएँगे, उन मुकदमों की जाँच के लिए ये जो न्यायालय है, निस्तारण के लिए 5 पंचों की बेंच निर्मित की जाएगी और ये जो 5 पंचों की बेंच होगी, वो निर्मित करेगा सरपंच। यहाँ आप नए पेज में देखो इसको, धारा नंबर 49 धारा नंबर 49 में बात कर रहा हूँ अधिनियम 1961 की, ठीक है? ध्यान रखिएगा। धारा 49 में क्या कहा गया है? कहा ये गया है, न्यायालय की बेंच, ठीक? बस इतना टाइटल दिया गया है। अच्छा, इसमें न्यायालय की बेंच है, तो फिर इसमें कहा क्या गया है वास्तविक रूप से अंदर क्या कहा गया है मैटर, जो आपके एग्ज़ाम में थ्योरी में बना के पूछ सकता है। इसमें कहा गया है, जो न्याय पंचायत होगी, न्याय पंचायत के समक्ष जो भी मुकदमे आएँगे, आने वाले मुकदमों की जाँच एवं निस्तारण के लिए ध्यान दीजिएगा, न्याय पंचायत के समक्ष जो भी मुकदमे आएँगे, उनकी जाँच के लिए, उनके निस्तारण के लिए एक बेंच बनाई जाएगी। कितने जजों की या हम कहें कितने चूँकि जज तो होंगे नहीं यहाँ होंगे पंच, तो कितने पंचों की बेंच बनाई जाएगी? 5 पंचों की बेंच बनाई जाएगी। पंचों की बेंच बनेगी। प्रश्न आपसे ये नहीं पूछेगा कितने जजों की या कितने पंचों की बेंच बनेगी। आपसे पूछ सकता है कि ये बनाता कौन है? इन 5 पंचों की बेंच को बनाता कौन है? तो बनाएगा सरपंच। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के धारा 49 में क्या कहा गया है? न्यायालय की बेंच। कोई भी मुकदमा आता है, उसकी जाँच के लिए, उसके निस्तारण के लिए 5 पंचों की बेंच बनाई जाती है और ये बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है सरपंच के पास। ठीक है? यहाँ तक अच्छा, अब इसमें वापस में आओ क्वेश्चन में 47 में किस धारा में पंचों के त्यागपत्र का प्रावधान है? तो पंचों के त्यागपत्र का प्रावधान है धारा नंबर हाँ, 47 अब इसमें मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ। बात ये है, ज़रा इसमें वापस आओ। देखो, मैं बात कर रहा हूँ एक्ट 1961 की, 1961 की, ठीक है? इसमें मैंने बात करी है अभी पंचों के त्यागपत्र की। मैंने अभी पीछे वापस आओ। मैंने इसमें बात कर रहा हूँ कि पंचों का त्यागपत्र 1947 के आधार पर किस धारा के तहत होता है? तो आप बताओगे 47 लेकिन मैं प्रश्न थोड़ा-सा बदल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1961 के अधिनियम में आओ और यहाँ पर जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होता है या क्षेत्र पंचायत का सदस्य या अध्यक्ष होता है, वो त्यागपत्र कहाँ देता है? किस धारा के तहत देता है? तो ध्यान दो, 2 धाराएँ याद रखो आप। एक धारा है 11 और एक धारा है 24 ठीक है? फिर से समझ लो। अभी मैं बात कर रहा था 1947 के अधिनियम की, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ 1961 के अधिनियम की। 1947 में पंच त्यागपत्र दे रहे थे, किस धारा के तहत? तो आपने बताया 47 लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 1961 के तहत धारा 11 के तहत कौन त्यागपत्र देता है? तो आप बताओगे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप-प्रमुख और सदस्य, ये अपना त्यागपत्र देते हैं। अच्छा 24 में आओ, 1961 की धारा अधिनियम 1961 की धारा 24 में, इसमें भी त्यागपत्र देते हैं, लेकिन कौन? आप देंगे जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। ये सब क्या करते हैं? ये सब देते हैं अपना त्यागपत्र। तो ध्यान दो, यहाँ से 3 धाराएँ आपको मैंने बताई हैं। एक तो मैंने आपको अधिनियम 1947 की धारा बताई है 47 इसमें मैंने क्या बताया? इसमें मैंने बताया पंचों का त्यागपत्र। फिर मैंने अधिनियम उठाया 1961 1961 की धारा मैंने 11 उठाई, जिसमें है क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका सबका त्यागपत्र। फिर मैंने एक धारा उठाई पच 24 इसमें है अधिनियम 1961 के तहत जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य इन सब का त्यागपत्र। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? तो किसी भी धारा में कन्फ्यूज़ मत होना। इसीलिए मैं सारी की सारी जो भी
धाराएँ होती हैं, इनका एक ही जगह लिख के हाँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कि किसी भी धारा में आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। 47 है पंचों का त्यागपत्र, 24 है जिला पंचायत का त्यागपत्र और 11 है क्षेत्र पंचायत के हाँ, सदस्यों का त्यागपत्र। 47 थी 1947 के अधिनियम की धारा, 11 और 24 है 1961 के अधिनियम की धारा। ठीक है? नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार ये कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? 23 अप्रैल 1994 ठीक है? 23 अप्रैल 1994 को इसका गठन किया गया। ठीक है यहाँ तक? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पहली बार ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1994 और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जब आप ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाओगे, तो वहाँ बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार उस साइट को विज़िट करिए, तो आपके जो एग्ज़ाम के लिए फैक्ट्स हैं, बहुत आपको मिल जाएँगे। जैसे उसमें लिखा है कि 2008 में उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति के उपचुनाव पहली बार संपन्न कराए गए थे। फिर नगर निगमों में जो आम चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें ईवीएम का इस्तेमाल भी पहली बार किया गया था। तो इस तरह की जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी वहाँ पे, ठीक है? तो आप उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की साइट में ज़रूर जाइए और वहाँ से हाँ, डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये तो सबको पता होगा, मुख्यमंत्री होता नहीं है, मुख्य सचिव भी नहीं होता है, राज्यपाल ही होता है ना? राज्यपाल करता है इनकी नियुक्ति और अगर आपसे कार्यकाल पूछे, तो क्या बताओगे? 6 साल या फिर 70 साल। ध्यान दीजिएगा, ये 70 साल हो सकता है आपको कुछ किताबों में 68 साल लिखे, लेकिन आप जब उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन की साइट में जाओगे तो आपको यही डेटा मिलेगा, ठीक है? तो आप इसी डेटा को ऑथेंटिक मानिए, इसी डेटा को आप सही मानिए, चूँकि हाँ, जो ऑफ़िशियल है वही सही है। तो 6 साल और 70 साल लिखा हुआ है, हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा राज्यपाल के, ठीक है? अब ज़रा इसमें एक बात समझो, मैं लिस्ट मैंने कई बार आपको लिस्ट बताई भी है और मैं फिर से बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो-जो राज्यपाल हुए हैं एक बात याद रखो, उत्तर प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसे हटाया कैसे जाता है? ये भी कथन कारण में पूछा जा सकता है। इसलिए याद रखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जाएगा, जैसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है? इतनी बात याद रखो। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस सेम प्रोसेस होता है न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अच्छा, अब ज़रा देखो उत्तर प्रदेश में कितने राज्य निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यूपी के। इनका नाम है रामदास सोनकर। सीरीज़ याद रखो, ठीक है? 5 से 6 हैं जिन्हें आपको याद रखना है। दूसरे हैं डॉक्टर यशपाल सिंह। तीसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? इनका नाम है अपरमिता प्रसाद सिंह, ठीक? चौथे हैं, इनका नाम है राजेंद्र भौनवाल। 5वें हैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनका नाम है सतीश कुमार अग्रवाल। छठे कौन हैं? छठे हैं मनोज कुमार और अब मनोज कुमार रहे नहीं का मतलब अपने पद पर नहीं रहे, ठीक है? 7वें इनके स्थान पर बने हैं राज प्रताप सिंह। तो ये हैं वर्तमान और ये थे पहले। इन सातों के नाम आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त ये बने थे। इनके सातों के नाम इसी क्रम में याद रखने हैं, जो कि आपसे क्रम में सजाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा राज्यपाल और इसका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो आप बताओगे 6 साल या फिर 70 साल और इसी को आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। इसको भी याद रखो। इसके बाद ये लिस्ट आप याद रखो उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन-कौन रह चुके हैं। तो ऊपर से नीचे तक ये सीरीज़ क्रमानुसार है, इसको याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 70 साल। तो आंसर हो जाएगा 6 साल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताओ भाई। मनोज कुमार ये नहीं है। हालाँकि यही थे, लेकिन अब बदल चुके हैं। इसमें ऑप्शन वो है नहीं। मैंने पीछे आपको ऑप्शन बताए थे। इनका नाम है अपरमिता तो है नहीं, राज प्रताप सिंह, ये वर्तमान में हैं।
ठीक है। राज प्रताप सिंह ये वर्तमान में है। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ये किससे संबंधित है? संघ राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से या भारतीय संघ व्यवस्था से? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ये पंचायती राज व्यवस्था से। अब यहाँ से एक बात आप समझो, बलवंत राय साहब आए कब थे? यानी कि इनकी समिति बनी क्यों थी? तो 1952 1952 में एक कार्यक्रम आया था जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है? ये तारीखें आप बार-बार रिवाइज़ करिए, भूलना नहीं है एग्ज़ाम के टाइम। 1953 में क्या आया था? 1953 में आया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है? और इन दोनों कार्यक्रमों की जाँच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है? बलवंत राय मेहता के नाम से एक समिति बनाई गई थी और ये है बलवंत राय मेहता समिति जिसका मुख्य टारगेट था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जाँच करना। और ये बनी कब थी? ये बनी थी जनवरी 1957 1957 में और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो याद रखो दिसंबर ओह सॉरी ये रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने नवंबर में, नवंबर 1957 में। तो यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बलवंत राय मेहता साहब के बारे में एक खास बात है, जो ध्यान रखना, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफ़ारिश की थी। विकेंद्रीकरण की सिफ़ारिश की, ठीक है? बाकी कई सारी बातें हैं बलवंत राय साहब के बारे में। इन्होंने और भी कई सारी बहुत सारी सिफ़ारिशें दी थी, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा का क्या तात्पर्य होता है? निर्वाचन सूची में नामांकित सभी वयस्क व्यक्ति ये ग्राम पंचायत के सॉरी ये ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं या इन्हीं का आशय होता है ग्राम सभा का मतलब? फिर से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा का क्या तात्पर्य होता है? तो ग्राम सभा में किसी गाँव में जो निर्वाचक नामावली होती है, उसमें मेंशन्ड सारे के सारे व्यक्ति, ठीक? और निर्वाचक नामावली में अगर इनका नाम होगा तो ये 18 के होंगे, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अर्थात ये वयस्क होंगे। तो पहला ऑप्शन वही दिया है कि निर्वाचक सूची में नामांकित सभी वयस्क व्यक्ति, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा में निवासी होने वाले सभी व्यक्ति ये गलत है। ग्राम सभा में जो निवास करते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, वो वहाँ के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका आशय ग्राम सभा नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आओ, ग्राम सभा में निवास करने वाले सभी पुरुष एवं महिलाएँ, ये भी गलत है। ग्राम सभा में निवास करने वाले केवल पुरुष, ये भी गलत है। तो इसमें केवल पहला सही होगा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा वो है कि जिस गाँव में निर्वाचक नामावली में जिनका-जिनका नाम हो, वो सारे के सारे लोग ग्राम सभा में आएँगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसी में कुछ रिवाइज़ करो ज़रा। इसी में 2-3 बातें रिवीज़न करो। रिवीज़न करने का आशय मेरा ये है, मैंने पीछे आपको अध्याय रिवाइज़ करवाए थे, अब यहाँ पर कुछ धाराएँ रिवीज़न करो। सबसे पहली धारा 2 का छाप, क्या है इसमें? इसके बाद एक धारा है, धारा नंबर 11, रिवाइज़ करो इसको भी। आप अपने मन में सोचिए इसमें क्या है? एक धारा है धारा 11 का का, इसमें आप मन में सोचो क्या है इसमें? 11 का खा, बताओ भई? और 11 का चा। ये 4 धाराएँ हैं, 5 धाराएँ जो आप रिवाइज़ करो इनको। 11 के छा में क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा, ठीक है? फिर दिमाग दौड़ाओ ज़रा, 11 में क्या है? 11 में है ग्राम सभा की बैठकें। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। फिर 11 के का में है 11 के का में क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत का प्रधान, ठीक है? 11 के खा में क्या है? प्रधानों का निर्वाचन, प्रधानों का निर्वाचन और 11 के चा में क्या है? इसमें है पंचायत क्षेत्र की घोषणा। कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसको भूलना नहीं है, बार-बार रिवाइज़ करो। 11 के चा में क्या है? पंचायत क्षेत्र की घोषणा, ठीक है? और बाकी इम्पोर्टेंट तो सारे नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया है? और अब तो आपको याद हो गया होगा, 2 का है, चा है, टा है या फिर छा है। तो यही सही हो जाएगा 2 का छा, ठीक है? 2 के छा में है ग्राम सभा की परिभाषा।
अच्छा, ये 2 का का लिखा है, इसमें क्या है? 2 का का। इसमें भी किसी की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? न्याय पंचायत की। न्याय पंचायत की परिभाषा। ठीक, रिवाइज़ किया करो तुरंत। अच्छा, ये लिखा है 2 का चा। अब मुझे बताओ 2 का चा में क्या है? 2 के चा में है जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत के बारे में। 2 के टा में कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ, 2 का टा याद रखो। 2 का टा। इसमें क्या है? इसमें है राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक? तो जैसे ही कोई धारा आए, आपको तुरंत रिवाइज़ करनी है। 2 का न्याय पंचायत की परिभाषा। चा में क्या है? जिला पंचायत। 2 के टा में टा और यहाँ पर क्या है? 2 के टा में राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन-सी धारा है जो भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। भूमि प्रबंधक समिति को कौन परिभाषित करता है? 28 का का, 28 का खा, 28 का गा। ठीक? मैंने कई बार आपको रिवाइज़ करवाए हैं। और 2 का भा, इसमें है परिभाषा। 28 के का, खा और गा में क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 2 के भा में है इसकी परिभाषा, भूमि प्रबंधक समिति की। ठीक है? नेक्स्ट देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पंचायती राज में बदलने का प्रस्ताव ये किसने दिया था? तो आप बताओगे। 3 स्तर हैं, इनको बदल के 2 स्तर पंचायत के होने चाहिए, ये किसने कहा था? यही पूछा है। बलवंत राय साहब ने तो 3 स्तर बताए थे, है ना? अशोक मेहता ने 2 स्तर बताए थे, तो यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है? अशोक मेहता समिति। और ये जो अशोक मेहता समिति है, कब बनी थी ये? क्या बता सकते हो? 1977 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो रिपोर्ट पेश की थी 1978 1978 में। क्या मुझे बता सकते हो अशोक मेहता ने सिफ़ारिशें कितनी दी थी? रिवाइज़ करो। सिफ़ारिशें कितनी दी थी? 132। ठीक है? हाँ, अब अशोक मेहता में 2-3 बातें और हैं जो आप फटाफट रिवाइज़ करिए ज़रा अशोक मेहता के बारे में। अशोक मेहता समिति, ठीक? और कौन-कौन सी सिफ़ारिशें हैं? जैसे इन्होंने कहा था कि जो जिला परिषद है, जिला परिषद और जिला स्तर अ, जिला परिषद, जिला स्तर यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। सबसे पहला इन्होंने जो 2 मैं कहूँ अशोक मेहता ने 2 स्तर बताए थे ना, 2 स्तर की पंचायत बताई थी। तो जो पहला स्तर होना चाहिए वो इन्होंने बताया था जिला परिषद होना चाहिए जिला स्तर पर। इसके बाद इन्होंने बताया था कि मंडल पंचायत होनी चाहिए, है ना? मंडल पंचायत ये दूसरा स्तर इन्होंने बताया था और मंडल पंचायत इन्होंने कहा था कि लगभग 15,000 से लेकर 20,000 की अगर आबादी है, तो 20,000 आबादी वाले गाँव के समूह में मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए। यानी 15,000 से 20,000 आबादी वाले आबादी वाले गाँवों के समूह में किसका गठन होना चाहिए? मंडल पंचायत का, ठीक है? तो अशोक मेहता ने ये 2 स्तर बताए थे। एक तो जिला परिषद, जिला स्तर पर होना चाहिए और मंडल पंचायत, जो कि 15,000 से लेकर 20,000 की आबादी वाले गाँवों के समूह में मंडल पंचायत का गठन होगा, ठीक? इसके अलावा अशोक मेहता साहब की और भी कई सारी सिफ़ारिशें थी, जैसे लोक निरीक्षण में लोक निरीक्षण में जो विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए। प्रथम बिंदु होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर लोक निरीक्षण में पहला प्रमुख बिंदु या पहला बिंदु जिला को माना गया है? तो ध्यान दीजिएगा यही है अशोक मेहता साहब। अशोक मेहता ने जिला परिषद जो है, जब जो सबसे इन्होंने टॉप पे बताया था स्तर, जिला स्तर। तो इन्होंने कहा था कि जो जिला स्तर होना चाहिए, वो कार्यकारी निकाय होना चाहिए। ठीक है? जबकि बलवंत राय मेहता साहब ने ऐसा नहीं कहा था। बलवंत राय मेहता साहब ने जो 3 स्तर बताए थे ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये जो बीच वाला स्तर है, जिसको कहा जाता है पंचायत समिति, बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था कि कार्यकारी निकाय पंचायत समिति होगी। लेकिन अशोक मेहता ने कहा था कि कार्यकारी निकाय जिला पंचायत होना चाहिए। तो अशोक मेहता से ये भी पूछा जा सकता है, क्या? कि इन्होंने जिला परिषद को जिला परिषद को कार्यकारी निकाय माना। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और चूँकि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में, उन्होंने ही अशोक मेहता को गठन किया था। तो अशोक मेहता समिति ने जब अपनी सिफ़ारिशें पेश की थीं, तो उसके आस-पास ये सरकार ढह गई थी,
सरकार बनी नहीं थी, यानी सरकार गिर गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो अशोक मेहता ने सिफ़ारिशें दी थीं, वो भी अमान्य हो गई थीं। हालाँकि अशोक मेहता ने सिफ़ारिशें बहुत ठीक-ठीक दी थीं, अच्छी-अच्छी दी थीं। लेकिन सरकार न रहने के कारण इनकी सिफ़ारिशों को अमान्य कर दिया गया। लेकिन फिर भी अशोक मेहता समिति की सिफ़ारिशों को कई राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया था। जैसे 3 राज्य आप याद रखिए, कर्नाटक हो गया, अ, वेस्ट बंगाल, ठीक है? पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अशोक मेहता समिति को अपने यहाँ लागू किया था। अशोक मेहता समिति को इन्होंने अपने यहाँ लागू किया, ठीक है? क्लियर है बात? अशोक मेहता ने एक ज़बरदस्त सिफ़ारिश दी थी, ये याद रखो आप, पूछा जा सकता है, पंचायत जो राज संस्थाएँ हैं, पंचायत राज संस्थाओं के मामले की देखरेख इनके सबके लिए देखरेख के लिए राज्य राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री होना चाहिए, ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री पंचायती राज संस्थाओं के लिए इसकी सिफ़ारिश किसने की थी? तो आप अशोक मेहता को ही बताओगे, ठीक है? तो ये अशोक मेहता साहब की कुछ सिफ़ारिशें हैं जो आपको याद रखनी है। हालाँकि हैं तो बहुत सारी सिफ़ारिशें, लेकिन अभी एक ओवरव्यू लीजिए जल्दी-जल्दी रिवीज़न के तौर पर, ठीक है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? तो यही है अशोक मेहता, ठीक है? बाकी ये बातें आप याद रखो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास खंड से संबंधित है, ग्राम से है, जिला से है या तहसील से है? ये संबंधित है विकास खंड से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ था? आप बताओगे 1952। आप सबको पता होगा। सबसे पहले ये कब शुरू हुआ? देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1952 में, लाया गया था ये। अगर मैं आपसे पूछूँ ये कितने विकास खंड इसके लिए चुने गए थे? तो आप बताओगे 55 विकास खंड में इसे लागू किया गया, ठीक है? 55 विकास खंड और चूँकि 55 विकास खंडों में इसको लागू किया गया था, तो ध्यान रखो एक विकास खंड में यानी प्रत्येक विकास खंड में कितने गाँव आते थे? प्रत्येक विकास खंड में 100 गाँव आते थे, ठीक है? प्रत्येक यानी एक विकास खंड में 100 गाँव, बात समझना? और अच्छा, एक विकास खंड में 100 गाँव हो गए, तो 55 विकास खंड है टोटल, ध्यान दो। अच्छा, एक खंड में कितने मैं अगर ये बात करूँ, एक विकास खंड में तो 100 गाँव थे, ठीक? तो एक खंड में या हम कहें एक विकास खंड में या हम कहें प्रत्येक खंड में आबादी कितनी होगी? तो आबादी होगी 60,000 से लेकर 70,000 तक। ये डेटा भी आप याद रखो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। इसे कितने विकास खंडों के लिए शुरू किया गया था? 55 विकास खंडों में। एक विकास खंड में लगभग कितने गाँवों को शामिल किया गया था? लगभग 100 गाँवों को और एक उसी विकास खंड में लगभग कितनी आबादी हो जाती थी? तो 60 से लेकर हाँ, चूँकि एक गाँव में आमतौर पर लगभग अ, 600 से 1000 के आस-पास आबादी होगी, है ना? तो उसी हिसाब से एक खंड में टोटल 60,000 से लेकर 70,000 आबादी होती थी। ठीक है? तो ये डेटा भी आप याद रखो, आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के डेटा, चूँकि ग्राम में विकास से संबंधित है। अच्छा, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसके बाद 1953 में आपका शुरू हो गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो इन दोनों के लिए नेहरू साहब ने एक शब्द कहा था। तो ये पूछा जा सकता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इन दोनों के लिए। नेहरू का एक डायलॉग है, जो आपसे पूछा जा सकता है, इस डायलॉग को याद रखिएगा। नेहरू ने कहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये नई सरकार है, एक महान क्रांति है तथा भारत की भारत की पुनरुत्थानशील भावना का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। ये डायलॉग याद रखो, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? किस हस्ती ने कहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बारे में कि ये नई सरकार है?
एक महान क्रांति है और भारत की पुनरुत्थानशील भावना का प्रतीक है, वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है? पीछे आओ, क्वेश्चन में वापस आओ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप बताओगे विकासखंड से। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया, 1952 में ये शुरू किया गया था। कितने विकास खंडों में शुरू किया गया था? तो आप बताओगे 55। एक विकास खंड में कितने गाँव आते थे? 100, लगभग 100। ठीक है, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ। और प्रत्येक एक विकास खंड में 100 गाँव आते थे, तो आबादी कितनी हो जाएगी? लगभग 60,000 से लेकर 70,000 इसकी आबादी होती थी। और ये डायलॉग याद रखो, सामुदायिक विकास केंद्र और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए किसने कहा था कि ये नई सरकार है और एक महान क्रांति है तथा भारत की पुनरुत्थानशील भावना का ये एक प्रतीक है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न नंबर 21। भारत में पंचायती राज द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा कर संग्रहित किया जाता है? कौन-सा कर होना चाहिए यहाँ पर? भारत में पंचायती राज के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा कर संग्रहित किया जाता है? ठीक है? सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, भू राजस्व है या फिर स्थानीय मेलों पर कर है? तो यही सही होगा, स्थानीय मेलों पर कर। अब देखो बात टैक्स की आ गई है, बात समझो। बात आ गई है टैक्स की, तो मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। रिवाइज़ करो ज़रा। धारा 37 में क्या है? रिवाइज़ करो। धारा मैं धाराएँ लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में चलना चाहिए इनमें क्या-क्या है, चूँकि मैं बता चुका हूँ आपको। धारा 37 के का में क्या है? धारा 39 में क्या है? रिवाइज़ करो फटाक से। और धारा 40 में क्या है? धारा 41 में क्या है? बता दो। चलो, धारा 37 में क्या है? धारा 37 में है करों और शुल्कों का आरोपण। ठीक है? धारा 37 करों और शुल्कों का आरोपण। नेक्स्ट देखो, धारा 37 के का, इसमें क्या है? धारा 37 के का में है, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, पंचायत ने इस पर टैक्स लगा दिया, ठीक है? इसकी किसी संपत्ति पर टैक्स लगा दिया। तो अगर ये व्यक्ति लगाए गए टैक्स से नाखुश है, तो फिर वो अपील कर सकता है। तो धारा 37 में कर लगाया जा रहा है और धारा 37 के का में अपील की जाएगी कर के विरुद्ध। तो ध्यान रखो, कर, शुल्क, उपशुल्क, लगाए जाने के विरुद्ध अपील, विरुद्ध अपील। ठीक है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा 37 में क्या है? टैक्स लग रहा है और 37 में क्या है? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ठीक-ठाक तरीके से टैक्स नहीं लगा है या अनुचित तरीके से लगा है, तो फिर वो इसके विरुद्ध अपील भी कर सकता है। ये दोनों धाराएँ हो गई। अब ज़रा वापस आओ, 39, 40 और 41। नेक्स्ट देखो, धारा नंबर 39 क्या है इसमें? धारा 39 में क्या है? रिवाइज़ करो। धारा 39 में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो न्याय पंचायत होती हैं, न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पर भारित किए जाएँगे। ग्राम निधि पर भारित होंगे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पर भारित होंगे, ये किस धारा में वर्णित है? आप बताओगे 39। धारा 40 में आओ, रिवाइज़ करो। 40 में क्या था? 40 में था लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायतों के लेखा परीक्षा के बारे में 40 में वर्णन है। फिर मैंने आपको बताया 41। 41 में क्या था? ग्राम पंचायत का बजट। ग्राम पंचायत का बजट। तो ये धाराएँ हैं जो आपको एज़ इट इज़ रिवाइज़ करनी है बार-बार। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 22। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यही तो पूछा है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विश्लेषण के लिए सुविधा, ये भी सही है। जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है। प्रवर्धन के साधन के रूप में कार्य करना, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे सही हैं बजट के लिए। और बजट मैंने अभी क्या बताया था आपको? कौन-सा आर्टिकल था? ग्राम पंचायत के बजट 41। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो 23। नरसिम्हा समिति, इसका संबंध किससे है? श्रम सुधार से, भूमि सुधार से, कृषि सुधार से या फिर बैंकिंग सुधार से? तो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है ना? कुछ समितियाँ हैं, आप चाहो तो इनको लिख लो, है ना? चूँकि बात ग्राम पंचायत की होती है, तो कहीं न कहीं बात गरीबी की भी होती है। गरीबी से संबंधित कुछ समितियाँ हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं या आप कहो निर्धनता से। तो चूँकि गाँव में जब आप जाओगे तो निर्धनता या गरीबी फैली रहती है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। तो 3-4 समितियाँ हैं, जैसे एक समिति है दांडेकर और रथ समिति। ठीक? ये पूछी जा सकती है आपसे। इसका संबंध किससे है? निर्धनता से है। या आपसे पूछा जाता है वाई के अलग समिति, अलग समिति।
इसका संबंध भी किससे है? निर्धनता या फिर गरीबी से, है ना? एक समिति है, जैसे मैं आपको लिखूँ, लकड़वाला भी समिति शायद गरीबी से ही है। हाँ, तो लिख लो लकड़वाला समिति, इसका भी संबंध यहीं से है, गरीबी या निर्धनता से। सुरेश तेंदुलकर समिति, है ना? या सी रंगराजन समिति, इसका भी संबंध कहाँ से है? निर्धनता या गरीबी से। अच्छा, ये सी रंगराजन समिति कब बनी थी? 2012 में बनी थी और 14 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है? सुरेश तेंदुलकर के बारे में याद रखो, 2005 में बनी थी, 9 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद डी के लकड़वाला 1993 1993 से इसका संबंध है। वाईके अलग समिति का संबंध है, 1977 में बनी थी और 2 साल बाद यानी 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, डांडेकर और रथ समिति का संबंध किस साल से है? बताइए। ठीक है? तो ये कुछ समितियां हैं जो गरीबी से संबंधित हैं या हम कहें निर्धनता से संबंधित हैं और गाँव से संबंधित हैं। तो आपसे पूछी जा सकती हैं, याद रखिए। इसका मुझे उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। ये जो नाबार्ड है, ये एग्रीकल्चरल लोन देता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बम्बई में, है ना? और भारत सरकार का एक संस्थान है ये। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ कृषि पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसको बनाया गया था। और अगर आपसे ये पूछे कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई थी, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे शिवरामन समिति। इस समिति को याद रखिएगा। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है? और इसकी स्थापना हुई कब थी? 12 जुलाई 1982, सॉरी 1982 में, है ना? इसके बाद नाबार्ड को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया था। उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, तो वही 5 नवंबर के आसपास की तारीख थी, 5 नवंबर 1985 को इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। तो खैर, वहाँ तक आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप इसका हेडक्वार्टर याद रखो, इसकी स्थापना कब हुई, इतना याद रखो और किस समिति की अनुशंसा पर इसको, सिफारिश के आधार पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है? और क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया था? तो आपको इतना तो ये तो पता ही होगा आपको। नाबार्ड यानी कि बैंक है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है, तो केसी पंत हैं, चिलैया साहब हैं, रंगराजन हैं या वाईबी चौहान? तो आपको अध्यक्ष पता होने चाहिए। 15 हैं, इन 15 को आपको रटे होने चाहिए ये सारे के सारे अध्यक्ष, और वो भी सीरीज से। क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में कोई भी अध्यक्ष पूछ सकता है। साफ-साफ उसमें टॉपिक दिया है, स्टेट का क्या है, वित्त आयोग और राज्य का वित्त आयोग। ठीक है? तो राज्य में कितने वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी तक बने हैं, उनके नाम, और केंद्र में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन-कौन रहे हैं, उनके नाम एक क्रम में पता होने चाहिए। क्योंकि आपका जो सिलेबस है बीपीओ का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है? तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, तो आप लिख लो एक लिस्ट बना के। केसी नियोगी, केसी नियोगी सबसे पहले हैं। दूसरे कौन है? के संथानम। तीसरे कौन है? ये 3 तो आपको पता ही होंगे, केसी नियोगी, के संथानम और ए के चंदा, है ना? 3 हो गए। इसके बाद चौथे कौन है? राजमन्नार साहब, जिनका नाम पीवी राजमन्नार है। पीवी राजमन्नार साहब, ये चौथे हो गए। 1 2 3 4 चौथे। अच्छा, 5वें कौन है? 5वें हैं महावीर त्यागी। ठीक है? छठे कौन है? छठे हैं ब्रह्मानंद रेड्डी। ये 6 हो गए। 7वें कौन है? 7वें हैं जे.एम. सेलाट या सेलत, कहीं-कहीं लिखा हुआ मिलता है। 8वें कौन है? 8वें हैं वाई.बी. चौहान। ठीक है? 15 हैं टोटल। 9वें कौन है? 9वें हैं के.पी. साल्वे। ठीक? 10वें कौन है? के.सी. पंत। के.पी. साल्वे, के.पी. के.सी. पंत। और इसके बाद हैं 11वें एम। एम का मतलब है खुसरो साहब, ए.एम. खुसरो। ठीक है? 12वें कौन है? 12वें हैं रंगराजन, सी रंगराजन। और 13वें कौन है? 13वें थे आपके केलकर, केलकर और विजय केलकर, इनका पूरा नाम है। 14वें कौन थे और 15वें कौन है? ये दोनों ही आपको पता होंगे, वाई बी रेड्डी और 15वें हैं एन.के. सिंह। ठीक? ये 15 राज्य वित्त आयोग हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। चूँकि सिलेबस काफ़ी छोटा है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये 12वें कौन है?
12वें हैं आपके रंगराजन। ठीक है। 13वें कौन थे? 13वें थे केलकर, विजय केलकर, और 14वें वाईवी रेड्डी, और 15वें एनके सिंह। नेक्स्ट देखो 26 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 55 प्रखंडों में शुरू किया गया था, 1952 में शुरू किया गया था, और इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति भी बनी थी, है ना? ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और आई होप इस तरह के क्वेश्चंस तो आप गलत करोगे ही नहीं। अब तो कई बार प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। 27 में आओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान है? ये सेवा क्षेत्र का हो गया है, लगभग 50% से भी ज्यादा हो गया अब तो। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत की। कहाँ से की? उत्तर प्रदेश से की थी, गोरखपुर से। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान भी कहा जाता है इसको। तो ये कहाँ से शुरुआत की थी? ये की थी गोरखपुर से। इसमें मैंने आपको जो योजनाओं का मैं क्लास ले रहा हूँ, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक। दो बातें इससे आपको पता होनी चाहिए। एक तो इसकी तारीख तो आपको पता ही है, पीछे मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। इसमें 2,000 रुपए दिए जाते हैं। 2,000 रुपए की 3 समान किस्तें दी जाती हैं, यानी कि 4-4 महीने में। 4, 4, 4, 4 महीना, 4 महीना, 4 महीना, यानी कि 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपए की 3 समान किस्तें दी जाती हैं। 2,000 यहाँ आए, 2,000 यहाँ पर आए, 2,000 यहाँ पर आए। टोटल कितने आ गए? 6,000 रुपए। यानी इस योजना में टोटल कितनी राशि दी जाती है? 6,000। और ये कितने साल में आ रही है? 1 साल में। ठीक, समझ गए आप बात? हाँ, नेक्स्ट देखो। और इस योजना के बारे में, ये जो योजना है पीएम किसान, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके योजनाओं के सेगमेंट को देखिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को स्वीकृति कब प्रदान की गई? 2019 में, 18 में, 20 में, या फिर 16 में? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 2019 में। ठीक है, वापस आओ अपने इसी क्वेश्चन में, और इस योजना को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अच्छा, क्यों शुरू की गई? क्यों, किसके लिए है? तो आप पहले ही देख लो, किसानों के लिए है। ठीक है, किसानों के लिए कैसी योजना है? तो बताओगे आप, किसानों के लिए, किसानों के लिए एक पेंशन योजना है। यह एक पेंशन योजना है, यानी कि जब वो बुढ़ापा उन्हें आएगा तो उन्हें पेंशन के तौर पर कुछ धनराशि प्रदान की जाएगी। अच्छा, ठीक है। कौन इसमें पैसा देता है? तो आप बताओगे, यह योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ठीक, बात समझ पा रहे हो? ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन है, एक तो पेंशन योजना है, किसानों को पेंशन मिलेगी इससे। साथ ही साथ केंद्र द्वारा ये वित्त पोषित है, पैसा केंद्र लगाता है। और सबसे खास बात, इसमें किसान अपनी तरफ से योगदान भी देता है। तो हम कह सकते हैं कि यह योजना एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित योजना है। ठीक है? स्वैच्छिक और योगदान आधारित योजना है। अच्छा, ठीक है। 18 से लेकर 40 साल की आयु वर्ग के जो किसान होते हैं, वो इसमें अपना लाभ ले सकते हैं। यानी 18 से 40 साल आयु वर्ग के किसान, आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। ठीक? अब लाभ कैसे ले सकेंगे? इसमें होता क्या है कि पैसे जमा होते हैं। जो किसान 18 से लेकर 40 वर्ष का होता है, तो वो कुछ प्रति महीने धनराशि इस योजना के तहत जमा करता है। फिर इसके बाद जब वो रिटायर होगा, वो वृद्ध होगा, तो 60 साल की आयु के बाद उसे कुछ धनराशि दी जाएगी पेंशन के तौर पर। तो ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, किसान को, किसान को प्रति माह, ध्यान दीजिएगा, 55, ये मैं 55 लिख रहा हूँ, ठीक है? राइटिंग अगर थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो तो आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी मेरी राइटिंग है नहीं। किसानों को प्रति माह 55 से लेकर ₹200 तक योगदान देना होगा। ठीक है? यहाँ तक प्रति महीने 55 से लेकर ₹200 तक वो जमा करेगा। इसके बाद होगा क्या? होगा ये, जब वो 60 साल का हो जाएगा, यानी 60 साल के बाद ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी, है ना? ये अच्छी बात है। ₹3,000 प्रति माह उसे 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। अच्छा,
कौन इसको चला रहा है? जो चूँकि पेंशन बीमा है, पेंशन योजना है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो पेंशन कोष है उसको कोई न कोई फंड कर रहा होगा, कोई न कोई उसका प्रबंधक होगा। तो कौन है? ये भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए एलआईसी। एलआईसी को पेंशन कोष का फंड प्रबंधक बनाया गया है, ठीक? तो ये बातें आप याद रखो यहाँ से। वापस आओ, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई? 2019 में। किसानों के लिए पेंशन योजना है ये एक, केंद्र के द्वारा इसमें वित्त दिया जाता है। स्वैच्छिक और योगदान आधारित योजना है, चूँकि किसान इसमें अपनी स्वेच्छा से 55 से लेकर ₹200 तक इसमें जमा करता है प्रति माह और 18 से 40 साल तक के आयु वर्ग के किसान इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ 55 से लेकर ₹200 तक वो जमा करेगा और जब वो 60 साल के बाद अपनी उम्र में आएगा, तो उसे ₹3000 प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी। एलआईसी को पेंशन कोष का फंड प्रबंधक इसमें बनाया गया है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? सिक्किम है, राजस्थान है, मेघालय या तमिलनाडु है। ये सिक्किम होगा इसमें से। हालाँकि केरल को भी घोषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश को भी घोषित किया गया था, है ना? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से आपका सिक्किम होगा सही उत्तर। और इसे घोषित किया था वही लगभग मई 2016 के आसपास इसे घोषित किया गया था। तो ख़ैर नेक्स्ट देखो, 31 नंबर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये बीमा भी है। बीमा योजना ये कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसको शुरू किया गया था 9 मई 2015 को, ध्यान रखिएगा। अच्छा वापस आओ, इस योजना के तहत बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये क्या है? दरअसल ये एक एक दुर्घटना बीमा योजना है। अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है या फिर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, तो उसे बीमा या उसे राशि प्रदान की जाएगी, दुर्घटना बीमा राशि, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है? तो यह 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक? इसका हर वर्ष नवीनीकरण भी होता है। इसका वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण किया जाता है, ठीक? इसका वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण किया जाता है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें कितने वर्ष तक के लोग लाभान्वित हो सकते हैं? तो ध्यान रखिए इसमें पात्रता क्या है? आपको कितने साल का होना चाहिए? तो 18 से लेकर 50 साल के लोग इसके लिए पात्र होते हैं, ठीक है? तो चूँकि दुर्घटना बीमा योजना है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है, तो कितना रुपया अनुदान दिया जाएगा? तो ध्यान रखो, दुर्घटना के कारण दुर्घटना के कारण अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा 2 लाख रुपए, ये अमाउंट याद रखो, 2 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। लेकिन अगर वहीं आंशिक विकलांगता आ जाए, तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो ख़ैर ये राशि आप इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाए, तो कितना रुपया बीमा के तौर पर दिया जाता है? हाँ, 2 लाख रुपए, ठीक है? अब इसमें देखो एक बात, ये है बीमा योजना, बात समझना? तो बीमा योजना अगर है, तो बीमा यूँ ही ऐसे ही राशि नहीं दी जाती है। आपको कुछ न कुछ प्रीमियम देना होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम कितना देना पड़ता है प्रति वर्ष? तो ध्यान रखो, प्रत्येक ग्राहक को इस योजना में प्रीमियम कितना देना होता है? ₹436, ये अमाउंट याद रखना, प्रति साल, ठीक है? ₹436 प्रति साल प्रीमियम देना होगा। इसके बाद ही उसे 2 लाख रुपए की मृत्यु के दौरान बीमा सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है? और कब इसको शुरू किया गया था? तो 9 मई 2015 को। क्लियर है बात? और कौन से आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित होंगे? 18 से लेकर 50 साल। यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसकी उत्तरवर्ती योजना है? ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाई है योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना या और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है मैंने, आप योजनाओं की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये किस किस योजना के स्थान पर इसको शुरू किया गया था? तो सबसे पहले इसको कहा जाता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके स्थान पर शुरू किया गया था? तो इसकी पूरी लिस्ट मैंने बताई हुई है। कौन-कौन सी योजनाओं को मर्ज करके इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा पहला वाला। 1999 में ये योजना आई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 33, पंचायत राज के संवैधानिक जाँच के लिए गठित कौन-सी समिति की गई थी? पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति की जाँच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो बलवंत राय तो है नहीं, इनको तो गठित किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जाँच के लिए, तो ये तो नहीं है। अशोक मेहता समिति भी नहीं है, एल.एम. सिंघवी समिति है ना? संवैधानिक जाँच के लिए इसे ही नियुक्त किया गया था और फिर इसी ने आगे चल के इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया था। तो एल.एम. सिंघवी समिति सही होगा। अच्छा, इसमें एल.एम. सिंघवी में एक बात याद रखो, एक पीछे आओ ज़रा, जी.वी.के. राव लिखा है, पहले जी.वी.के. राव को समझ लो। देखो, जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति ये कब आई थी? 1985 में, ठीक है? ये सन भी याद रखो, पूछा जा सकता है। अच्छा, जी.वी.के. राव से एक बात याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए योजना आयोग ने या हम कहें योजना आयोग के द्वारा गठित समिति, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है और पीसीएस वगैरह में पूछा भी गया है। जीवीके राव समिति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए योजना आयोग के द्वारा गठित की गई? और नीचे 4 ऑप्शन देगा, जीवीके राव, एल.एम. सिंघवी, बलवंत राय या फिर अशोक राय या अशोक मेहता। भूलना नहीं है इसको। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए योजना आयोग के द्वारा कौन-सी समिति बनाई गई थी? तो आप बताओगे जीवीके राव समिति, ठीक है? कब बनाई गई? एल.एम. सिंह 1985। अच्छा, अब एल.एम. सिंघवी से एक बात याद रखो, एल.एम. सिंघवी से ये कब बनी थी? 1986 में बनी थी ये, है ना? एल.एम. सिंघवी समिति से एक बात याद रखो, इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि और विकास के लिए लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए गठित समिति, इतना स्टेटमेंट इसमें याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र के विकास के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आप बताओगे एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है? भूलना नहीं ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, इसका जीवीके राव का और ये है एल.एम. सिंघवी का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से सीधा-सा आशय है मेरा, एल.एम. सिंघवी का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये समिति क्यों गठित की गई थी, ये इसका पर्पज़ है, ये इसका मोटो है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कौन-सी समिति गठित की गई थी? तो आप बताओगे एल.एम. सिंघवी समिति। फिर यहाँ तक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव ये किस समिति ने दिया था? 4 स्तरीय शाह समिति ये तो थी नहीं, केशव भी नहीं थी, अशोक मेहता तो 2 स्तर पर लटक गए थे। जीवीके राव हैं, ये 4 स्तर इन्होंने बताए थे, ठीक है? इन्होंने बताए थे 4 स्तर। अच्छा, अब देखो जरा जीवीके राव समिति के बारे में इन्होंने 4 स्तर कौन-कौन से बताए और कौन-कौन सी नई बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले 4 स्तर किसने बताए? जी 4 स्तर बताए किसने? ये बताए जीवीके राव समिति, ठीक है? कब बनी ये? 1985, इतनी बातें आपको रटी होनी चाहिए। अच्छा, जीवीके राव के बारे में एक बात और याद रखो, इस समिति को योजना आयोग की योजना आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था, सिफारिश पर बनाया गया था, ठीक है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये 4 स्तर हैं कौन?
तो सबसे पहला स्तर ऊपर का राज्य का स्तर, राज्य स्तर पर गठन होगा राज्य विकास परिषद का, ठीक है? इसके बाद जिला स्तर पर गठन होना चाहिए, जीवीके राव समिति के आधार पर मैं कह रहा हूँ। राज्य स्तर पर जीवीके राव ने कहा था कि राज्य स्तर पर गठन होना चाहिए राज्य विकास परिषद का, जिला स्तर पर गठन होना चाहिए जिला परिषद का, ठीक है? इसके बाद मंडल स्तर पर गठन होना चाहिए मंडल पंचायत का, और ग्राम स्तर पर गठन होना चाहिए गांव सभा का। तो ये इन्होंने बताए थे 4 स्तर। पहला स्तर, दूसरा, तीसरा और चौथा। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद का गठन होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन, गांव स्तर पर गांव सभा का गठन, ठीक है? बलवंत राय मेहता सॉरी ये कौन है? जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति के आधार पर 2-3 बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जीवीके राव समिति ने पंचायती राज को कहा था बिना जड़ की घास। ये याद रखो, पूछा जा सकता है आपसे कि बिना जड़ की घास किसने कहा था? अच्छा, जीवीके राव के अलावा 2 समितियां और याद रखो, जो आम तौर पर आप भूलते होंगे जल्दी-जल्दी। ये 2 समितियां नहीं भूलनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहली दांतवाला समिति, इसका भी संबंध किससे है? पंचायती राज से, ठीक है? दांतवाला समिति 1978 में बनी थी, रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा एक समिति और याद रखो, हनुमान राव समिति। हनुमान राव समिति, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1984 में। ये दोनों समितियां किससे संबंधित हैं? ये है पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित ये समितियां हैं, ठीक है? दोनों को भूलना नहीं। बाकी आप अशोक मेहता, बलवंत राय, जीवीके राव, एल एम सिंघवी, पीके थुंगन, इनको सबको तो आप भूलेंगे ही नहीं। भूरिया समिति है, ये तो सब आपने रटी रखी होंगी, इनको भी रटिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किस तिथि को लागू हुआ था? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मैं कई बार करवा चुका हूँ आपको, रटा होगा। 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 93 या 94? 93, 92 में एक्ट आया था, हाँ यही सही है ना? नेक्स्ट देखो, 36, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली बनाया? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। किसे अधिक शक्तिशाली बनाया? तो बताओ भाई। बलवंत राय के अनुसार 3 स्तर थे, गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ये है जिला पंचायत, है ना? ये क्षेत्र पंचायत है, इसी में है पंचायत समिति। पंचायत समिति, ठीक। और इसी पंचायत समिति को बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था कि ये होना चाहिए आपका कार्यकारी निकाय, ठीक। और इसके बाद जिला पंचायत को, यहाँ पर जो जिला पंचायत होगी उसे बलवंत राय ने कहा था कि इसे होना चाहिए सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय, ठीक है। तो अधिक शक्तिशाली किसे बनाया था? यही है पंचायत समिति को। लिख लो आप इसमें, जरा कंफ्यूज मत होना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे बलवंत राय के अनुसार, बलवंत राय समिति के अनुसार, यहाँ पर आप समिति जोड़ लेना, ठीक है। बलवंत राय के अनुसार इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने, आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बलवंत राय के अनुसार कार्यकारी समिति कौन होगी? बताओ। ये होगी पंचायत समिति। बलवंत राय के अनुसार सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय कौन सा होगा? तो आप बताओगे जिला पंचायत, जिला पंचायत या फिर जिला परिषद, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब वापस आओ अशोक मेहता के पास। मैं लगे हाथों एक कंपैरिजन कर लूं, तुलना कर लूं। अशोक मेहता के पास जब आप जाओगे तो इनके अनुसार कार्यकारी निकाय क्या है? बताओ। इनके अनुसार कार्यकारी निकाय है जिला परिषद, है ना? तो ये इस तरह के जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट्स लिखे आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उसमें पहला स्टेटमेंट दे दिया गया कि बलवंत राय के अनुसार जिला परिषद कार्यकारी निकाय होगा। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया अशोक मेहता के अनुसार जिला पंचायत कार्यकारी निकाय होगा। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया उपर्युक्त दोनों सही हैं। चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। बताओ। इस तरह से स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रहिएगा एग्जाम के लिए। कार्यकारी निकाय बलवंत राय के अनुसार क्या है? पंचायत समिति है। और सलाहकारी क्या है? जिला परिषद। अशोक मेहता के अनुसार कार्यकारी क्या है? जिला परिषद। हो गया, सिंपल से, ठीक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। नेक्स्ट देखो, 37, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें ये क्या है? बताओ।
अशोक मेहता समिति की सिफारिशें क्या हैं? पहला पढ़ो, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ये तो सुझाव दिया था ना अशोक जी ने। दूसरे में देखो, पंचायती राज का गठन 3 स्तर पर कहाँ बताया था? इन्होंने कहा था 2 स्तर पर होना चाहिए, है ना? इन्होंने 2 स्तर पर बताया था। तीसरे में आओ, पंचायती राज में निर्वाचन अप्रत्यक्ष होने चाहिए, नहीं। चुनाव गैर दलीय होना चाहिए ना, इन्होंने तो दल को बहुत आगे बढ़ा-चढ़ा कर बोला था कि दलीय होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा, वो यही होगा पहला वाला, ठीक है? अच्छा, 37 में एक बात समझो, अशोक मेहता के बारे में। अशोक मेहता, अशोक मेहता मैं लिख रहा हूँ, तो आप अशोक मेहता समिति ही समझना, ठीक है? अशोक मेहता से एक बात याद रखो, इन्होंने सुझाव दिए वो तो ठीक है, लेकिन इनके एक सुझाव आप भूलना नहीं, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। क्या? इन्होंने कहा था, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। ये सिफ़ारिश याद रखना, हट के है थोड़ा-सा, लेकिन आप भूलना नहीं। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? ये भी दिया था अशोक मेहता ने। हालाँकि अशोक मेहता की जितनी भी सिफ़ारिशें थी, उनको माना नहीं गया था, चूँकि सरकार बदल गई थी। जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, तो अशोक मेहता की जो सिफ़ारिशें थी अच्छी-अच्छी, वो भी धराशायी चली गईं, है ना? धराशायी हो गईं। और अशोक मेहता ने 2 स्तर के सुझाव दिए थे, है ना? 2 स्तर पर पंचायती राज का गठन होना चाहिए, जिला स्तर और मंडल स्तर। तो ऐसी स्थिति में अशोक मेहता की सिफ़ारिशों को लागू तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पर इनकी सिफ़ारिशों को अपनाया गया था। कौन-कौन है राज्य, पता है आपको? कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है? तो ये 3 राज्य भी याद रखो। कौन से राज्य हैं जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफ़ारिश को माना था? कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 38। पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्राम सभा को, है ना? ग्राम सभा की बात आ गई है, तो रिवीज़न बनता है और ग्राम सभा में हमें आप वही 3 बातें बता दो फिर से। कौन-सी बातें? धारा 2 कक्षा में क्या है? अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 3 में क्या है? 2 में क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा, 2 की छा में। अध्याय 2 में क्या है? ग्राम सभाओं की स्थापना और संगठन, और अध्याय 3 में क्या है? ग्राम सभाओं की बैठक और प्रक्रिया, ठीक है? हाँ, रिवीज़न किया करो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर होगा तीसरा। नेक्स्ट देखो, 39 क्या कह रहा है? पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, यही होगा सही। ये तो ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी भी है, लेकिन मुझे कुछ ग्राम पंचायत में कार्यकाल से कुछ बातें बताओ, जैसे इसका कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक? ये किस आर्टिकल में है? मुझे अनुच्छेद बताओ। संविधान के कौन-सा अनुच्छेद है जो पंचायतों की अवधि से संबंधित है? तो आप बताओगे आर्टिकल है 243 का ई, ये है पंचायतों की अवधि, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 साल। कब से अगर पूछा जाए तो पहली बैठक की नियत तिथि से 5 साल। पहली बैठक की जो नियत तिथि होती है, निर्धारित तारीख होती है, उससे 5 साल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? लघु सिंचाई है, हाँ ठीक है, पशुपालन भी है, महिला शिशु महिला और बाल विकास। शिशु तो नहीं है वहाँ पर, बाल शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये भी ठीक है। मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता ये नहीं है। ये 11वीं नहीं, ये 12वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है? तो ए, बी, सी ये 3 सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो, 41। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार का अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व-अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? पंचायत समिति को तो है नहीं, ग्राम पंचायत को भी नहीं है, प्रधान को भी नहीं है, ग्राम सभा को है यहाँ पर टोटल। तो ये चौथा सही हो जाएगा, है ना? किसे अनुमति दी गई है? ग्राम सभा को। अच्छा, बात पेशा की आ गई है। देखो,
पेसा को कितने राज्यों में एक्सटेंड किया गया है, ये राज्य आपको पता होना चाहिए। PESA, पेसा बोले तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, इसका पूरा नाम। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक। कब लागू हुआ? तारीख याद रखो, 24 दिसंबर 1996। ये तारीख भूलना नहीं। ठीक है। और 10 राज्य जहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र का विस्तार है, उन 10 राज्यों में इस पेशा को एक्सटेंड किया गया था। तो ये 10 राज्य कौन-कौन से हैं? राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं और कई बार आपके जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर पूछे भी गए हैं। और जो मैं पंचायती राज के पीसीएस की सीरीज़ करा रहा हूँ आपको, उसमें मैंने क्वेश्चन्स इस प्रकार के कराए भी हैं। तो ये 10 राज्य आपको पता होने चाहिए। सिंपल है, याद करना। आप उठा लो आंध्र प्रदेश को, ठीक है? और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन-सा है? तेलंगाना। 2 हो गए? ठीक। अब आप उठा लो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन-सा है? छत्तीसगढ़। कितने हो गए? 4। अब आप उठा लो किसे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया। अब आप उठा लो महाराष्ट्र को। बम्बई कहा जाता था पहले। बम्बई से अलग हुआ राज्य कौन-सा था? गुजरात। ठीक, उसी से तो अलग हुआ था। ये 2, 2 4 2 6, अब बचे हैं 4। ठीक है। अब आप उठा लो अ, उड़ीसा को। तो उड़ीसा से तो अलग हुआ नहीं, लेकिन हाँ, उड़ीसा से स्पर्श करता हुआ राज्य कौन-सा है? जो बिहार से अलग हुआ है? झारखंड। तो कितने हो गए? 8 हो गए। अब बचे 2। अब 2 उठा लो उत्तर भारत के राज्य। एक हो गया हिमाचल प्रदेश और एक हो गया राजस्थान। तो ये टोटल हो गए 10 राज्य, ठीक है? जहाँ पर पेशा को एक्सटेंड किया गया है। तो ये 10 के 10 राज्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो 42। मैं इंक बदल दूँ। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ये सम्मेलन लिखा है। कौन करता है? सरपंच ये भी नहीं करता है, पंच भी नहीं करता है, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य के द्वारा जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए। हाँ, यही सही है। ठीक है? हुँ, क्वेश्चन नंबर 42 और ये बात हो रही है पेसा की, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात हो रही है और पेसा से संबंधित समिति कौन-सी है, क्या बता सकते हो आप मुझे? इससे संबंधित समिति है भूरिया समिति, ठीक है? याद रखना इसको। आपसे पूछा जाएगा कि भूरिया समिति का संबंध किससे है, तो पेसा से है। नेक्स्ट देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताओ। ये तो काफ़ी सिंपल है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। मैं कुछ 2-3 ईयर्स आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक? और उन ईयर्स को लेके आपको मुझे बताना है। जैसे 1882 ये साल। इस साल में क्या हुआ? इस साल में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए संकल्प पेश किया था, ठीक? और इसे ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, 1882 हो गया। इसके बाद एक वर्ष याद रखो 1907। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति की गई। एक ऐसा आयोग रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति की गई। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? इस समिति ने या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1909 में, ठीक? और इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप बताओगे हॉब हाउस इसका अध्यक्ष था, ठीक है? यहाँ तक 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और हॉब हाउस इसका अध्यक्ष था और 1907 में बना था रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक? एक साल और मुझे बता दो। ये वर्ष है 1870। क्या हुआ इसमें? 1870 में मेयो का मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण संकल्प पास हुआ था या संकल्प पेश किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित संकल्प कब पेश हुआ था, तो 1870 ये भी याद रखो। एक एक्ट है 1919 मुझे ये भी बता दो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि जो स्थानीय शासन था, स्थानीय शासन का विषय एक आंतरिक विषय बन गया था। आंतरिक विषय बना, ठीक? या हम कहें आंतरिक विषय अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं लिख के आएगा तो आप लिख के आएगा हस्तांतरित विषय।
तो आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बना दिया गया था 1919 में? एक अधिनियम और याद रखो, अधिनियम 1935। क्या हुआ इसमें? स्थानीय जो स्वशासन है, स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाया गया था। प्रांतीय विषय या फिर हम कहें राज्य सूची में डाला गया था। ठीक है? तो ये कुछ वर्ष हैं जो पता होने चाहिए आपको। हालाँकि आपको याद भी होंगे, रिवीज़न बस मैं करा रहा हूँ फटाफट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 देखो। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ये गांधी जी, क्वेश्चन आप मैं करवा चुका हूँ कई बार। वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी, ये कौन-सा था? ये है गुजरात, गुजरात ही है ना? और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लागू कहाँ हुआ था? किस अ, राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? तो वो है मध्य प्रदेश, है ना? तो ख़ैर, ये 45 क्वेश्चन्स हैं जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।